हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए घटना चक्र के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ओजोन परत की मोटाई नापने में। क्या? ओजोन परत की मोटाई को नापने में। नेक्स्ट है, डॉप्सन इकाई से निम्न में से क्या मापा जाता है? तो ओजोन सांद्रता। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर एक प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों की। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र हो जाएगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो पवन वेग का। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वो हो जाएगा एनीमोमीटर। निम्न में कौन से सुमेलित नहीं है? तो टोक्योमीटर, दाबांतर। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो एमीटर। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील उपकरण है जो किसी वस्तु सर्किट में अति सूक्ष्म अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। पायरोमीटर किस मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो पायरोमीटर। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हुआ हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो पायरोमीटर। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैस का दाब। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट में चयन कीजिए। एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला, बैरोमीटर। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब, स्प्रिंग तुला से भार। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन क्या है? बी। एमीटर से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑडियोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। तो यही तो गलत है। ऑडियोमीटर से तो ध्वनि को मापा जाता है ना। ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सॉरी, ऑडियोमीटर यहाँ पर नहीं, ओडोमीटर है, तब ये सही है। ओडोमीटर से वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को ही मापा जाता है। बिल्कुल सही है। मुझे लगा यहाँ पे ऑडियोमीटर है, ओडोमीटर है। ओडोमीटर, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे पढ़ने में मुझे। नेक्स्ट है ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति का मापन का यंत्र। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे है ऑडियोमीटर, तो ध्वनि तीव्रता की मापक की युक्ति। एमीटर से विद्युत शक्ति मापक। एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, न कि विद्युत शक्ति के मापन के लिए। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे गिर जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है।
साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव तथा जल, पारा या हवा का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है तो लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों में वर्षा की मात्रा को मापने का उपकरण है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो हो जाएगा लैक्टोमीटर। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर से द्रव जल घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है तो वातावरणीय आर्द्रता। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्न में घनत्व मापन में होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धुआं। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व मापने में होता है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम एक परिरक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि से संबंधित समस्याओं का पता लगाने में किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए उत्तर का सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, कैरेटोमीटर, लक्समीटर। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए और लक्समीटर जो है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं। कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। रक्तदाब मापने के यंत्र स्फिग्नोमीटर है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लक्समीटर। राडार उपयोग में आता है किसके उपयोग में? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो रिएक्टर पैमाने पे। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है तो भूकंप लहरों की आयाम। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर विद्युत, RH गुणक रक्त, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। तो नहीं, रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचन एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि नापने का एक यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेनगेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनिक विकिरण को मापता है।
निम्न में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल को। भूकंप सिस्मोग्राफ, विद्युत धारा एमीटर, प्रतिरोध ओम, ऊंचाई अल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बाकी तो मैं बता ही दी आपको, अब बाकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अल्टीमीटर से वहाँ पर यंत्र है समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई, अल्टीमीटर से ऊंचाई, एमीटर से विद्युत धारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप मापन होता है, प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है, फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई और अल्टीमीटर से ऊंचाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फेदोमीटर मापक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर से गहराई, तो समुद्र की गहराई। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो सबसे पहले हाइग्रोमीटर, सिस्मोग्राफ से भूकंप, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय द्रव, एनीमोमीटर से वायु वेग, एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मैनोमीटर से दाब, कार्ब्यूरेटर से आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदय गति, कार्डियोग्राम हृदय गति, सिस्मोमीटर तो पृष्ठ तल की वक्रता। ये गलत है, ऑप्शन डी। सिस्मोमीटर नामक यंत्र भूकंप के मापन किया जाता है। कार्बोरेटर के द्वारा इंजन में हवा के पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। कार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र। निम्न में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। पायरोमीटर से उच्च ताप मापक यंत्र। हाइग्रोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र थियोडोलाइट। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी। निम्न में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं तो उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियाँ हैं, जबकि आयतन क्या है? अदिश राशि। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। निम्न में कौन सी अदिश राशि है? तो दाब। निम्न में कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन के आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्र की निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई होगी 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता ना ही विनाश।
हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्न में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। हवाओं की ऊर्जा होती है तो केवल गतिज। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऊष्मा में वैद्युत, वैद्युत से ध्वनि, द्रव्यमान से ऊष्मा, रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऊष्मा से विद्युत सौर सेल, वैद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से ऊष्मा नाभिकीय रिएक्टर, रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश ईंधन दहन। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो वो है गैलीलियो ने। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों और वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है तो वो है जड़ता का नियम। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट है यात्री ट्रेन में एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिर के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। यात्री के शरीर के ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। स्थित विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? तो विश्राम की स्थिति। स्थित विज्ञान स्टैटिक्स यांत्रिक वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। इसका राइट आंसर डी होगा। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन: भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। प्रतिक्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था किसने? दिया था न्यूटन ने। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा? तो 10 गुना। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। नेक्स्ट: तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 होगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अवोहन और इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण बल प्रकार करता है। अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है वह प्रक्रिया जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत ओर होती है। अपकेंद्रीय बल कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना, अभी जस्ट बताई मैं, अपकेंद्रीय बल। निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है?
तो ब्रह्मगुप्त। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन। किसने? आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने।